शिखा थकी हारी कॉलेज से अभी अभी घर लौटी थी। आते ही सबसे पहले उसने अपना दुपट्टा उतार कर दूर फेंका था। गर्मी की वजह से उसका दूधिया गाल लाल टमाटर हो रहे थे। पसीने की वजह से उसके सुनहरे बाल उसकी गर्दन पर चिपके हुए थे, तो कुछ बाल गालों पर भी चिपक गए थे। अम्मा, खाने के लिए क्या है आज? बहुत भूख लगी है। सुबह लेट हो रही थी, इसलिए जल्दबाजी में नाश्ता भी नहीं कर पाई थी, और फिर कैंटीन में भी कुछ नहीं खाया था। और अब इतनी तेज भूख लगी है कि चूहे मेरे पेट में कबड्डी खेल रहे हैं। बस जो भी है जल्दी से मेरे आगे परोस दें। अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। जल्दी से बैग एक तरफ को फेंकती हुई अपने पैरों को जूतों से आज़ाद करने लगी और उन्हें हल्के हल्के मसाज करने लगी। अपनी जल्दबाजी में उसने अपनी माँ को देखा ही नहीं था, जो परेशानी में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। और जब माँ की ओर से कोई जवाब नहीं आया तो उसने मुड़कर अपनी माँ को देखा था। माँ को यूँ परेशान देखकर वो भी परेशान हुई थी। क्या बात है अम्मा, आप इतनी परेशान क्यों हैं? कितनी ही देर तक वो शिखा को खाली खाली नज़रों से देखती रहीं। शिखा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? अनहोनी कैसी? आप ज़्यादातर मुझे ही लेकर डरी सहमी रहती हैं कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। और अब देखिए, मैं आपके सामने सही सलामत कॉलेज से लौट आई हूँ। वो हल्के फुल्के शरारती अंदाज में बोलते हुए अपनी माँ के गले में बाहें डाल गई। तुमसे तो बस बातें बनवा लो। उन्होंने प्यार से बेटी के गाल पर हाथ रखा और मन ही मन में उसे बुरी नज़र से बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर डाली। ये सच भी था, उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता शिखा की ही रहती थी, और वजह थी शिखा का बेपनाह हुस्न, उसकी बेपनाह खूबसूरती। पता नहीं इतनी गरीबी में भगवान ने उनके घर में ये दमकता हुआ हीरा कहाँ से पैदा कर दिया था। जो भी उसे देखता दांतों तले उंगली दबाता था। बचपन से ही हर कोई उस नर्म नाजुक सफ़ेद मोम की गुड़िया को अपनी गोद में लेने के लिए मचलता था। जैसे जैसे शिखा बड़ी होती गई उसका रंग रूप और भी निखरता चला गया। और जैसे ही शिखा ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, उसकी खूबसूरती से गंगा जी अंदर ही अंदर डरने लगी थीं। गरीबों के लिए खूबसूरती भी एक अभिशाप होती है। और फिर उन्होंने शिखा को सबकी नज़रों से छुपा कर रखना शुरू कर दिया। सुनहरा दमकता रंग गुलाबीपन लिए हुए था, नेचुरल गुलाबी होंठ, सुनहरे घुंघराले लंबे घने बाल, बल खाता खूबसूरत बदन, सुनहरी आंखों की ऐसी चमक जो किसी को भी एक पल में दीवाना कर दे। कभी कभी तो वो शिखा का इतना हुस्न देखकर एक ठंडी आह भर कर रह जाती थी और कहती, शिखा, क्या ज़रूरत थी कि भगवान ने तुझे इतना दिल खोलकर हुस्न दे दिया। हर वक्त तेरी वजह से मेरा दिल कांपता रहता है कि कहीं तेरे ऊपर किसी की नीयत खराब ना हो जाए। ये तो तेरी जिद की वजह से मजबूर हूँ, वरना मैं नहीं चाहती तू घर से बाहर कदम भी निकाले। लेकिन तुझे तो बस पढ़ाई का भूत सवार है। आपको इसमें भी मेरा कसूर लगता है कि भगवान ने मुझे इतनी खूबसूरती दी है? और जैसा कि आपने मुझसे कहा है, मैं बिल्कुल वैसे ही कॉलेज जाती हूँ और चुपचाप लौट भी आती हूँ, अपने आप को बहुत अच्छे से कवर करके। पता भी है आपको, आपकी वजह से मुझे कॉलेज में अपनी सहेलियों से कितनी बातें सुनने को मिलती हैं। वो सब कहती हैं कि मैं बिल्कुल बहन जी टाइप बनकर रहती हूँ, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं, बस अपनी माँ की परवाह है। कहते कहते उसने अपनी माँ के गालों को चूम लिया था। अच्छा बस बस, ज़्यादा मस्का मत लगा। तुझे पता है किशोर को गए पूरे 2 घंटे हो चुके हैं। कुणाल आया था उसे लेने, तो उसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? कुणाल के साथ तो किशोर वैसे भी जाता रहता है। आखिर को उसका इकलौता दोस्त जो ठहरा। वो टेबल पर रखे जग से गिलास में पानी डालते हुए पीने लगी थी और अपनी माँ की बात को चुटकियों में उड़ा दिया। कुणाल ठाकुर 17-18 साल का एक शरारती सा लड़का, जो ठाकुरों का बेटा था। शिखा को पसंद भी बहुत था, बिल्कुल अपने भाई किशोर की तरह। लेकिन कुणाल का बड़ा भाई वैभव ठाकुर, उससे शिखा को उतनी ही ज़्यादा चिढ़ थी। बेवजह पूरे गांव पर अपनी दहशत सवार कर रखी थी। वैभव ठाकुर का सोचते हुए शिखा का गला तक कड़वा हो गया था। उसके उलट कुणाल ठाकुर उतना ही नरम दिल और प्यार करने वाला इंसान था। शिखा को दीदी और शिखा की माँ गंगा जी को अपनी माँ की तरह मानता था, और किशोर को बिल्कुल अपने सगे भाई की तरह। अरे नहीं शिखा, बात ये नहीं है। अगर कुणाल और किशोर कहीं भी आते जाते हैं तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती, लेकिन आज जब कुणाल किशोर को लेने आया तो उसके पास गाड़ी भी थी, और वो बिना ड्राइवर और बिना बॉडीगार्ड्स के आया था, यानी खुद गाड़ी ड्राइव करके लाया था, और किशोर को भी अपने साथ बिठाकर ले गया। मैं मना करती रह गई, लेकिन किशोर ने मेरी एक न सुनी।
कुणाल और किशोर अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं शिखा कि इस तरह गाड़ी लेकर अकेले घूमने निकल जाएं। हो न हो जरूर वो अपने घर वालों से छुपकर गाड़ी लेकर आया होगा। और तू तो जानती है ना कुणाल ठाकुर के कितने दुश्मन हैं जो इस इलाके में घूम रहे हैं। मेरा किशोर तो एक सीधा साधा शरीफ सा लड़का है, लेकिन लेकिन कहीं वो कुणाल की दुश्मनी की भेंट न चढ़ जाए। गंगा जी की बात पर शिखा ने बुरा सा मुंह बनाया था। अम्मा, कैसी बातें कर रही हो? आपको किशोर के साथ साथ कुणाल की भी परवाह करनी चाहिए। उल्टा आप कुणाल की परवाह न करके किशोर की ही परवाह कर रही हैं, जो आपके बेटे किशोर से अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है। उसे कुणाल करीब बुरा लगा था कि उसकी माँ सिर्फ किशोर की परवाह कर रही थी, ना कि कुणाल की। हालांकि उसकी माँ की बात 100% सही थी। कुणाल यूँ अकेले कहीं आया जाया नहीं करता था, उसके साथ उसका एक बॉडीगार्ड हमेशा रहता था। लेकिन आज जैसा कि उसकी माँ बता रही थी, वो अकेला था और गाड़ी लेकर आया था। शिखा को भी अगले ही पल किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। आप मेरे लिए खाना तैयार रखें, मैं अभी उन दोनों का पता लगा कर आती हूँ। वो जल्दी से पैरों में चप्पल पहनती हुई, कंधे पर अच्छे से दुपट्टा फैलाती हुई बाहर निकल गई। लेकिन वो नहीं जानती थी कि आज के बाद उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला था जो सब कुछ बहा कर ले जाता। जल्दी जल्दी चलती हुई वो उस इलाके की ओर निकल गई जो कुणाल और किशोर का फेवरेट इलाका हुआ करता था। बहते झरनों की खूबसूरत आवाज़, कहीं कहीं पर बने हुए इक्का दुक्का घर, खूबसूरत हरा भरा ये इलाका शिखा को भी बहुत पसंद था। लेकिन उसकी अम्मा उसे घर से कम ही निकलने देती थीं। उसे पता था किशोर और कुणाल इधर ही आए होंगे। चारों तरफ अपनी हिरनी जैसी निगाहों से देखती हुई वो आगे बढ़ती जा रही थी और फिर कुछ ही दूरी पर शिखा को वो दोनों दिखाई दिए थे और एक सुकून भरी मुस्कान ने शिखा के होठों को छुआ था। लेकिन अगले ही पल उसकी चीख निकलते निकलते बची थी। किशोर अपने हाथ में गिन लिए खड़ा था और उसे उलट पुलट कर देख रहा था, जबकि कुछ ही दूरी पर कुणाल किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और अब फ़ोन बंद करते हुए वो कुणाल से कुछ कह रहा था। लेकिन किशोर की गिन का रुख अब कुणाल की ओर था। वो जल्दी से किशोर की ओर लपकी थी कि तभी एक गोली चली थी जिसकी गूंज दूर तक सुनाई दी थी। उस गूंज में पेड़ों पर बैठे परिंदे भी फड़फड़ाकर उड़ गए थे। वहां मौजूद उन दोनों लोगों को समझ ही नहीं आया था कि अभी अभी आखिर हुआ क्या था। गोली की वो गूंज धीरे धीरे खामोश होती चली गई थी और फिर सब तरफ खामोशी का राज था। शिखा जो हैरान आंखों से किशोर की ओर देख रही थी, कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। बस फटी फटी निगाहों से कभी किशोर को तो कभी खून से लथपथ कुणाल को देख रही थी। बहुत हिम्मत करके उसने अपने होंठ खोले थे। किशोर, किशोर, ये क्या किया तुमने? शिखा ने 18 साल के किशोर के हाथ से वो गिन छीनी, जो हैरानी से अब अपने दोस्त कुणाल ठाकुर को गिरता देख रहा था। और फिर देखते ही देखते वो खून में बुरी तरह लथपथ हो चुका था। किशोर, ये तूने क्या कर दिया? कुणाल के होंठ मुश्किल से खुले थे। वो हैरत भरी निगाहों से किशोर को देख रहा था। उसकी आंखों में अविश्वास की चमक थी कि उसकी जान से प्यारे दोस्त ने उसकी जान ले ली। किशोर, शिखा ने रोते हुए उसका नाम पुकारा तो वो जो अपने होशो हवास खोता महसूस कर रहा था, बहन की ओर डरी हुई निगाहों से देखने लगा। शिखा ने डरते हुए कुणाल ठाकुर की ओर देखा था, जो देखते ही देखते अपनी सांसें खोता चला गया। किशोर, ये क्या कर दिया तुमने? कुणाल, कुणाल की जान कैसे? किशोर, कैसे आखिर? वो तो तुम्हारा दोस्त था ना? अपनी जान से भी ज़्यादा तुम उससे प्यार करते थे। फिर भला उसकी जान? शिखा टूटे फूटे शब्दों में बोल रही थी। बेबसी और दुख से उस 18-19 साल के कुणाल के ठंडे वजूद को देखा, जिसकी आंखें अब भी खुली हुई थीं। लेकिन अब जिंदगी की चमक उन आंखों में नहीं थी कि तभी शिखा को दूर से गाड़ियां आती दिखीं तो उसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांप उठा। वो घबराकर अपने भाई किशोर की ओर मुड़ी, जो अब भी डर से हल्के हल्के कांप रहा था। पसीने से पूरा तर बतर हो चुका था। इससे पहले कि ठाकुर कुणाल के लोग वहां पहुंचते, मुझे किशोर को यहाँ से निकालना होगा, वो जल्दी से मन ही मन बोली थी। वो लोग मेरे भाई को नहीं छोड़ेंगे। वो बहुत जालिम लोग हैं और आज तो उनका भाई इस दुनिया से चला गया। वो बहुत सख्त और भयानक सजा देंगे किशोर को। नहीं, मैं किशोर को कुछ नहीं होने दूंगी। गिन हाथ में थामे वो दिल ही दिल में पक्का इरादा करते हुए किशोर की तरफ मुड़ी थी। किशोर, मेरे भाई, इधर देखो। तुम जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ, वो उसे होश दिलाती धक्का देते हुए बोली।
आंसू सुनहरी आंखों से बहकर गुलाबी गालों पर फिसल रहे थे, जिन्हें वो बार बार बेदर्दी से साफ कर रही थी। किशोर, जाओ यहाँ से, सुनाई नहीं देता कि मैं क्या कह रही हूँ? जल्दी करो, वो लोग करीब आते जा रहे हैं। वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे किशोर, वो लोग तुम्हारी जान। शिखा खुद को मजबूत बनाते हुए और अपनी आंखों के बहते आंसू रोकते हुए बोली, जबकि शिखा के बार बार झंझोड़ने पर किशोर को थोड़ा होश आया था। उसने आंखें फाड़ कर एक नज़र बेजान पड़े कुणाल को देखा था और फिर अपनी रोती बिलखती बहन को देखा। मैंने नहीं मारा, किशोर हकलाते हुए कुणाल की तरफ देखता हुआ बोला। हाँ, तुमने नहीं मारा, मैंने मारा है, बस तुम जाओ यहाँ से, शिखा ने चिल्लाते हुए उससे कहा। तो किशोर ने ना समझी से उसकी तरफ देखा। नहीं दीदी, मैंने नहीं मारा उसे। वो कुछ और भी कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिखा ने पलटकर उन गाड़ियों को पास आते देखा तो वो तड़प कर किशोर की तरफ पलटी थी। प्लीज किशोर, जाओ यहाँ से, तुम्हें मेरी कसम है, पलट कर मत देखना। दीदी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। वो बहुत जालिम लोग हैं, वो आपको नहीं छोड़ेंगे दीदी। आप भी मेरे साथ चलें, वरना मैं आपको यहाँ अकेले छोड़कर हरगिज नहीं जाऊँगा, किशोर ने लहजा मजबूत बनाते हुए कहा। अगर तुम नहीं गए तो मैं इसी गन से अपनी जान ले लूँगी। जाओ। शिखा ने इस बार गन अपनी कनपट्टी पर रख दी। किशोर तड़प ही तो गया था। प्लीज़ दीदी, हाथ नीचे करें, अगर आपको कुछ भी हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। वो एक कदम शिखा की ओर बढ़ा था। जाओ, वो जोर से चिल्लाई थी, तो मजबूरन किशोर को वहाँ से निकलना पड़ा। पर वो वहाँ से गया नहीं था। वो एक दीवार के पीछे जाकर छुपकर खड़ा हो गया। शिखा को लगा कि वो चला गया है। 3 गाड़ियां एक के बाद एक वहां आकर रुकी थीं। एक गाड़ी से बिजली की तेजी से ठाकुर वैभव उतरा था। कुणाल के जख्मी और बेजान शरीर को देखकर ऐसा लगा कि वैभव के शरीर से भी जान निकल गई हो। वो तड़प कर कुणाल की ओर भागा था और कुणाल के पास पहुंचकर उसकी कमर में हाथ डालकर उसका सिर अपने सीने से लगाया था, लेकिन उसका सिर एक तरफ को ढलक गया। ठाकुर वैभव को लगा उसी पल उसकी आत्मा भी उसके शरीर से अलग हो गई हो। कुणाल, कुणाल, आंखें खोलो मेरी जान, वो उसे पागलों की तरह झंझोड़ रहा था। उसके गार्ड्स उसके चारों ओर बिखरे पड़े थे, जबकि दूर खड़ी शिखा डर से कांपते हाथों में गन थामे सहमी नजरों से वैभव ठाकुर को देख रही थी। वो जानती थी ये ठाकुर बहुत जालिम है। नया नया ठाकुर बना था और बनते ही पूरे गांव पर उसकी दहशत के झंडे गड़ गए थे, लेकिन शिखा उससे नहीं डरती थी। यही वजह थी कि वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करती थी। शिखा को उसके साथ हुई अपनी पहली मुलाकात याद आ गई। बारिश का जोर टूटा था तो वो बाहर निकली थी। सुनसान सड़क पर तेज तेज चलती वो घबरा भी रही थी। करीबी सिलाई सेंटर में वो शाम के वक्त जाया करती थी, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था पढ़ाई के साथ साथ कुछ हुनर भी सीख लो बेटा, क्योंकि हम गरीबों के पास हाथ के हुनर के अलावा होता ही क्या है। गरीबी में 2 वक्त की रोटी खाने के लिए कुछ न कुछ हुनर आना चाहिए। और इसीलिए उसकी माँ गंगा जी उसे पास के सिलाई सेंटर में ले गई थी और तब से वो रोजाना ही सिलाई सीखने सिलाई सेंटर जाया करती थी। आज बारिश की वजह से वो लेट हो गई थी कि अचानक ही पास से गुजरती एक गाड़ी ने उस पर कीचड़ उछाला था। शिखा के सारे कपड़े उस कीचड़ से लथपथ हो गए थे, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर भी कीचड़ उछलता हुआ लगा था। यू इडियट, बदतमीज, वो गुस्से से पास पड़ा पत्थर उठाकर उस गाड़ी को मारती गुस्से के मारे जोर से चिल्लाई थी। गाड़ी में बैठे शख्स ने उसका चिल्लाना और पत्थर मारना बहुत अच्छे से देखा था। गाड़ी रुकवाते हुए वो बाहर आया। गाड़ी का बैक शीशा देख वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। ठाकुर वैभव को अपनी तरफ आता देख वो भी गुस्से से लाल भभूका होती अपने चेहरे से कीचड़ साफ करने के लिए अपना दुपट्टा चेहरे पर लाई कि तभी ठाकुर वैभव ने उसकी कलाई सख्ती से दबोच ली। क्या बकवास की तुमने अभी, और ये पत्थर मारने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? शिखा ने अपनी कलाई पर उसकी मजबूत पकड़ महसूस करते हुए दांत पीसकर उसे देखा। वही किया जो करना चाहिए था और वही कहा जो आपने सुना। अब छोड़िए मुझे, गुस्से से बोलती अपनी कलाई वो उसके हाथों से छुड़ाने लगी, लेकिन सामने वाले की पकड़ बहुत ज़्यादा सख्त थी। तुम हो कौन जो ठाकुर से इस तरह बात करी हो? लगता है अपनी जान प्यारी नहीं है तुम्हें। उसको गहरी निगाहों से देखते हुए उसकी नरम कलाई थामे उसे खींचकर उसने अपने करीब किया था तो वो लड़खड़ा गई। छोड़ी मुझे, पागल इंसान। वो हड़बड़ाते हुए अपने शब्दों पर गौर ही न कर सकी और जो मुंह में आया बोलती चली गई। ठाकुर वैभव को उसकी बात पर गुस्सा आ गया। कैसे वो उसे पागल कह सकती थी? उसकी इतनी हिम्मत! फिर उसकी दोनों कलाइयों को अब की बार ज़्यादा सख्ती से मरोड़ कर
उसकी कमर की तरफ ले गया तो एक उसकी चीख निकली थी। दर्द से शिखा की जान निकली जा रही थी। शिखा की आंखों में आंसू भर आए थे। जुबान कैंची की तरह चल रही है तुम्हारी, काट कर, और अगर आइंदा मेरे रास्ते में आने की जरूरत मत करना वरना तुम्हारी जान अपने हाथों से निकाल लूंगा। झटके से उसे छोड़ता हुआ वो जाकर उसी कीचड़ में गिरी थी। शिखा ने घायल निगाहों से उसे देखा और फिर अपनी हालत को, अपनी कलाइयों पर होते दर्द को महसूस करती वो अपने होठों से सिसकी रोकते हुए नजरें झुका गई। उस वक्त सड़क पर कोई नहीं था वरना उसे कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। उसकी घायल आंखों को देखते हुए एक पल को वैभव ठाकुर का दिल डूब कर उभरा था, लेकिन अगले ही पल वो अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाते हुए वहां से अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया और गाड़ी को आगे की ओर बढ़ाने लगा। जालिम ठाकुर। वो अपने आंसू जब्त करती, मुश्किल से उठती, अपने चेहरे को साफ करती अपने घर की ओर चल पड़ी। सिलाई सेंटर जाने का इरादा उसने अब छोड़ दिया था। घर पहुंची तो माँ उसे कीचड़ में यूं लथपथ देखकर हैरान रह गई। ये क्या हाल बना रखा है शिखा तूने? कीचड़ में कैसे गिरी? माँ शावल लेकर आती हूँ, बाद में बात करती हूँ आपसे। बाथरूम में जाते ही वो माँ की नज़रों से ओझल हो गई थी। चेहरे पर पानी डालते हुए वो गहरी सांसें भरते हुए उस जालिम ठाकुर के बारे में सोचती रह गई कि तभी ठाकुर वैभव की दिल दहला देने वाली चीखों पर एकदम से वो अपने ख्यालों से बाहर आई थी। वो चीख चीख कर कुणाल को उठाने की कोशिश कर रहा था और जब कुणाल ना उठा तो उसने एक जोरदार चीख मारी थी। कुणाल को वहीं आराम से लिटाते हुए वो जख्मी शेर की तरह शिखा की ओर बढ़ा था और शिखा का दिल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा था। अगर किसी को अपनी जिंदगी प्यारी ना हो तो वो ठाकुर वैभव से पंगा लेता है, और तुमने भी आज ठाकुर वैभव के दिल पर चोट की है, ऐसी चोट कि जिसका जख्म पूरी जिंदगी भर नहीं सकता। जानती हो, ये जो सामने बेजान शरीर के साथ पड़ा है ये कौन था? मेरा बच्चा था, मेरा छोटा भाई, जिसे मैंने अपनी औलाद की तरह पाला था। अपने हाथों से मैंने इसे निवाले बना बना कर खिलाए थे। भाई भाई कहते इसकी जबान नहीं थकती थी। इसकी आंख का एक आंसू भी मेरे दिल पर गिरता था और उसकी आंख में आंसू लाने वाले को मैं ऐसी सजा देता था कि उसकी आत्मा भी रो पड़ती थी। और तुमने तो उसकी सांसें ही खींच ली, तो सोचो मैं तुम्हें क्या सजा दूंगा। आगे बढ़ते हुए उसने एक जोरदार थप्पड़ शिखा के मुंह पर मारा था और वो लड़खड़ाकर दूर गिरी थी। ठाकुर वैभव ने अपनी आंखों में आए आंसुओं को साफ किया और दोबारा से अपने भाई कुणाल के पास आया था। उसे बाहों में लेकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा और अपने आदमियों को इशारा कर दिया कि इस लड़की को साथ लेकर चलो। और शिखा जो खुद के लिए पहले ही कड़ी से कड़ी सजा के बारे में सोच चुकी थी, अब दुख से उसने अपनी आंखें जोर से कसकर बंद कर ली थीं। चुपचाप उन लोगों के साथ चलती चली गई। बस दिल को एक सुकून था कि उसने अपने भाई किशोर को बचा लिया था, लेकिन कब तक उसका भाई इस जालिम ठाकुर के कहर से बच सकता था वो नहीं जानती थी। जबकि किशोर दीवार के साए में खड़ा बेआवाज आंसू बहाते हुए अपनी बहन के साथ होते इस जुल्म को देख रहा था। उसका जी चाहा भागकर ठाकुर वैभव के सामने जाकर खड़ा हो जाए और कहे कि कुणाल को मेरी बहन ने नहीं मारा, वो बेकसूर है। लेकिन उसे पता था ठाकुर वैभव बहुत जालिम आदमी है। वो उसकी बहन के साथ साथ उसे भी अपने साथ ले जाता और दोनों बहन भाइयों को सख्त से सख्त सजा देता। किशोर ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। नहीं, मुझे अपनी बहन को बचाना होगा। भले वैभव ठाकुर मेरा कुछ भी अंजाम करें, लेकिन मैं अपनी बहन को तकलीफ नहीं पहुंचाने दूंगा। खुद से पक्का इरादा करते हुए किशोर आगे की ओर बढ़ा था। वो लोग कब उसे वहां से लेकर आए थे उसे पता ही नहीं चला। न जाने उस किस जगह पर लाकर बंद कर दिया गया था। गिन अब भी उसके हाथ में थी। किसी ने उसे एक सवाल तक नहीं पूछा था। वो चुप थी, बिल्कुल चुप। वो आंसू भी नहीं बहा रही थी। वो एक ही जगह स्थिर खड़ी थी और आने वाले पलों में अपनी सजा का अनुमान खुद से ही लगा रही थी, जो यकीनन मौत से कम तो बिल्कुल भी नहीं होगी। किशोर, बेख्तियार उसका ध्यान किशोर की ओर चला गया। बस वो कोई गड़बड़ न कर दे। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरी माँ तो जीते जी मर जाएगी। उसके दिल में एक टीस उठी थी और उसने आंखें मींच लीं। ठाकुर हवेली में इस वक्त एक कोहराम सा मचा हुआ था। आखिर कुछ जवान मौत हुई थी हवेली में। हंसता मुस्कुराता कुणाल ठाकुर मौत की नींद सो गया था। ठकुराइन जी का तो रो रो कर बुरा हाल था। उनका जवान बेटा इस वक्त हवेली के बड़े से आंगन में मौत की नींद सोया हुआ था। हर आंख नम थी। जवान 18 साल का लड़का, माँ की आंखों का तारा, अपने भैया की जान, वो उन सबको रुलाता हुआ छोड़कर जा चुका था। वैभव ठाकुर,
मेरा बच्चा मुझे वापस ला दो, मैं मर जाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी अपने बच्चे के बिना। ठकुराइन की रुआसी आवाज़ वैभव ठाकुर को झकझोर कर रख गई थी। वो शौक से बाहर आया। उसके कपड़ों और हाथों पर अब भी कुणाल ठाकुर का खून लगा हुआ था। बेटा, अर्थी ले जाने का वक्त हो गया है, ज़्यादा देर नहीं रख सकते, नीलेश मामा ने वैभव ठाकुर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तो वो अपने भाई को एक नज़र देखता हुआ तड़प उठा था। आंखों के कोने नम हुए। मैंने कहा ना, मुझे स्पोर्ट्स बाइक चाहिए तो बस चाहिए, वरना। कुणाल की धमकी पर वैभव ठाकुर ने उसे घूर कर देखा था। वरना क्या? उफ भाई, अब इस कदर घूर कर पूछेंगे तो ये छोटा सा बच्चा जान से जाएगा। कल ही तो उसने स्पोर्ट्स बाइक की जिद की थी और आज वो बाकी जान से चला गया। दुख था, दर्द था और एक मलाल था। राम नाम सत्य है के साथ आरती उठाई गई थी। ठकुराइन जी बहुत ज़्यादा रो रही थी। मेरा बच्चा, मेरा कुणाल, मुझे वापस ला दो, वो बस रोए जा रही थी। वैभव ठाकुर ने उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। मयूरी ने आगे बढ़कर ठकुराइन जी को संभाला। उसकी आंखें भी नम थीं, लेकिन इस वक्त उसे खुद को भी संभालना था और इस घर के हर शख्स को भी। ठकुराइन को हौसला देती हुई वो उन्हें अंदर ले आई थी, जबकि वैभव ठाकुर अपने आंसू पोंछता आरती के पीछे शमशान घाट की ओर बढ़ा। किशोर, किशोर, कुछ तो बता, शिखा कहाँ है? मेरी बच्ची कहाँ है? गंगा जी रोते हुए किशोर से पूछ रही थी, जो लगातार माँ की गोद में सिर रखे रो रहा था। अम्मा, अम्मा, मैंने नहीं मारा उसे, मुझे नहीं पता वो कैसे मर गया। वो तो दोस्त था ना मेरा। मैं क्यों मारूंगा अम्मा उसे? मैं तो खुद उसकी मौत से टूट कर बिखर गया हूँ। मेरा जान से प्यारा दोस्त चला गया। वो बिलख बिलख कर रो रहा था, जबकि गंगा जी उसका चेहरा देखते हुए बुरी तरह रो पड़ी। अरे पागल, मैं तुझसे तेरी बहन के बारे में पूछ रही हूँ और ये तू क्या कह रहा है? वो दिल पर हाथ रखकर बोली। अम्मा, दीदी को भी लगता है कि मैंने उसे मारा है, लेकिन मैं कसम खाता हूँ अम्मा, मैंने उसे नहीं मारा। वो माँ के हाथ थामे फिर से तड़प तड़प कर रो पड़ा। किशोर, तुझे मेरे ऊपर दया नहीं आती? अगर अब भी तुमने मुझे सब कुछ साफ साफ नहीं बताया तो देख लेना कि कहीं तेरी माँ जान से ही ना चली जाए। मुझे सब कुछ सही सही बता, आखिर हुआ क्या है? वो कांपते हुए शब्दों में बोली। गंगा जी को किशोर के बहते आंसू और उसका कांपता शरीर देखकर कुछ गलत होने का एहसास होने लगा था और वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, हमें किसी अनहोनी से बचा लेना। अम्मा, वो कुणाल ठाकुर, मेरा दोस्त कुणाल ठाकुर मर गया। माँ के सीने से लगकर वो बिलख बिलख कर रोया। गंगा जी के दिल को जैसे कोई चीर कर रख गया था। क्या बोल रहा है? कैसे मर गया? वो जानती थी किशोर और कुणाल की कितनी अच्छी दोस्ती थी और उन दोनों की दोस्ती में कभी अमीरी गरीबी नहीं आई थी। और वो तो इतना अच्छा बच्चा था कि उनके घर भी आता था और गंगा जी की दिल से इज्जत करता था। घी लगी रोटी के साथ लाल मिर्च और लहसुन की चटनी को चटकारे ले लेकर खाया करता था और कहता, गंगा आंटी, ये स्वाद मुझे अपनी हवेली में कहाँ मिलता है। ये स्वाद तो मुझे बस आपके घर पर आकर आपके हाथ से खाना खाने के बाद ही मिलता है। पेट भर जाता है मेरा, लेकिन मन नहीं भरता। गंगा जी कुणाल की बातें याद करते हुए बुरी तरह तड़प उठी थीं। खुद अपने हाथों से एक निवाला किशोर को तो एक निवाला कुणाल के मुंह में डालती थीं। वो कैसे मर गया यूं अचानक? वो उल्टा सीधा क्या बक रहा है तू? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है? मुझे लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है। जरूर तेरे दिमाग को गर्मी चढ़ गई है। भला कुणाल को क्या हुआ? मेरे बच्चे, कुणाल को कुछ नहीं होगा। तू तो कहकर गया था ना कि थोड़ी देर में ही तुम आओगे और तुम दोनों के लिए मैं खाना बनाकर तैयार रखूं। ये देख, मैंने गरम गरम रोटी घी के साथ लिपेट कर रखी है। आज तो साथ में मैंने लस्सी भी बनाई है और कुणाल की मनपसंद लहसुन वाली चटनी भी। मैं तो तुम दोनों का ही इंतजार कर रही थी और तू है कि अब ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कुणाल अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं अम्मा, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा था कुणाल को। कुणाल ने अपनी आखिरी हिचकी के साथ अपना दम तोड़ा था मेरी इन आंखों के सामने। वो रोते हुए तड़प कर माँ की गोद में सर रख गया और गंगा जी दुख और अविश्वास से आंखें मीच कर रह गई थीं। उन्हें एक नए दुख ने घेर लिया था। कुणाल उन्हें बिल्कुल किशोर जैसा ही प्यारा था। उसकी मौत का सुनकर तो वो खुद भी रोने से खुद को रोक नहीं पा रही थीं। कैसे हो गया ये सब किशोर? कुछ तो बता। वो उसे लगातार रोते हुए देखकर अब अपने आंसू पोंछते हुए बोली, अम्मा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं मारा उसे। मुझे नहीं पता उसे कैसे लगी थी। मेरी गन से। तेरी गन? तेरे पास गन कहाँ से आई?
वो दिल पे हाथ रखकर बोली। वो मेरी नहीं थी अम्मा, वो तो कुणाल लाया था। मुझे नहीं पता अम्मा, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस एक गोली चली और वो, किशोर कहते हुए बिलख बिलख कर फिर से रो पड़ा। हाय माँ मरे, ये क्या कर दिया। शिखा किधर है किशोर? मैंने कुछ पूछा है, शिखा किधर है? वो कांपते लहजे में चिल्लाई थी कि तभी जोर जोर से दरवाजा बजा था। अम्मा अम्मा, वो लोग आ गए। अम्मा मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। वो रोते हुए माँ के सीने से लिपट गया। इतने में छोटे से घर का दरवाज़ा जो लकड़ी का बना हुआ था टूट गया और आने वाले अंदर पहुँच चुके थे। हल्की सी आहट पर भी वो चौंक जाती। न जाने उसे यहाँ कितना वक्त हो गया था, उसे अंदाजा नहीं था, लेकिन इतना जानती थी बहुत ज़्यादा वक्त बीत चुका है। शायद दिन और रात और फिर से दिन। पर इस अंधेरे कमरे में रोशनी का जरा सा भी गुजर नहीं था। अंधेरे से डरने वाली शिखा 24 घंटे से अंधेरे कमरे में बंद थी। अब तो अंधेरे में भी उसे थोड़ा थोड़ा अंदाजा होने लगा था कि वो एक स्टोर रूम था। तंग और तारीख सा स्टोर रूम, जहाँ सिवाय लकड़ी के कुछ दूसरा सामान उसे दिखाई नहीं दे रहा था। वो अभी तक वही गन हाथ में लिए एक दीवार के साथ टिकी बैठी थी। एक एक लम्हा उस पर कयामत बनकर गुजर रहा था। डर की एक तलवार थी जो उसके सिर पर लटक रही थी। एक पल को जी चाहा कि खुद को इसी से ख़त्म कर ले। न जाने वो सरदार उसे क्या सजा देगा, कितना तड़पा तड़पा कर मारेगा। इससे तो अच्छा है खुद ही अपने हाथों से अपनी जान। लेकिन फिर अगले ही पल खुद को डांटने और समझाने लगी। हर जुल्म सह लेगी, लेकिन हराम मौत नहीं मरेगी। बाहर कुछ खटके की आवाज़ सुनाई दी थी। शिखा एकदम चौकन्नी हो गई। हाथ में पकड़ी हुई गन पर मजबूत पकड़ हो गई थी। माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। उसकी निगाहें दरवाजे पर ही टिकी हुई थीं, जहां से बाहरी कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। वो धड़कते दिल के साथ दरवाजे की ओर देखने लगी। पसीने की बूंदें अब उसकी कनपटी से गिरती हुई उसके कानों के रास्ते उसके गले पर बह रही थीं। और तभी दरवाजा एकदम से खुला और तेज रोशनी अंदर दाखिल हुई थी। कुणाल ठाकुर के अंतिम संस्कार के बाद वो घर नहीं गया था, वहीं शमशान घाट में बैठा उसकी जलती चिता को देखता रहा था। ठाकुर साहब उठिए, हवेली चलिए। आपकी माँ आपको याद कर रही हैं। उन्हें अपना चेहरा दिखाइए ताकि उनके दिल को कुछ सुकून हासिल हो। उसके नीलेश मामा ने उसके पास आते हुए धीमे से कहा था, जबकि उसके गार्ड्स चारों ओर फैले हुए थे और उसे कवर किए हुए थे और वो गुमसुम बैठा आंसू बहा रहा था। नीलेश मामा ने वैभव ठाकुर के खास बंदे को इशारा किया, जो न सिर्फ उसका दोस्त था बल्कि उसका गार्ड, उस पर जान देने वाला, उसका वफादार भी था। विष्णु ठाकुर। ठाकुर जी। वो उसके पास पंजों के बल बैठता उसके कंधे पर हाथ रख गया। उठिए, चलिए। वो खुद भी बहुत दुखी था। कुणाल उसके लिए भी बिल्कुल भाइयों जैसा ही था, बल्कि भाइयों से भी बढ़कर था। और आज वो अपनी सांसें पूरी करता हुआ सबको रुलाकर चला गया था। वो लड़की कहाँ है? सर्द बर्फ जैसे लहजे में पूछा। ठाकुर जी, वो लड़की डेरे पर है, डेरे के तहखाने में। बस आपके हुक्म की देर है। उसे सीधे मौत के, विष्णु ने नफरत भरे लहजे में कहा तो वैभव अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। एक कहर भरी नज़र विष्णु पर डाली। जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दिया करो, मशवरे नहीं मांगे मैंने, सख्त लहजे में कहते उसने दोबारा अपनी नज़र कुणाल की चिता की ओर मोड़ ली। जी ठाकुर जी, जो हुक्म। विष्णु ने सर झुकाते हुए एकदम अपने कदम पीछे लिए थे। कुणाल ठाकुर, वैभव ठाकुर का इकलौता भाई, आज मैं तुम्हारी चिता के सामने कसम खाता हूँ, जिसने भी मेरे जान से प्यारे जिगर को मारा, उतनी ही बेरहमी से उससे भी उतनी ही सख्त सजा दूंगा उसे। जीना मुश्किल कर दूंगा उसका, ये वादा है मेरा तुमसे। वो उसकी चिता को देखते हुए एक अलविदाई नज़र डालता लंबे लंबे डग भरता शमशान घाट से बाहर निकल गया। सबने उसकी चौड़ी पीठ को देखा था। वो इस इलाके के सब कबीलों का सरदार था। वैभव ठाकुर उसके बाप दादा परदादा के ज़माने से ठकुराई चली आ रही थी। वो ठाकुर थे और अपने आसपास के सब कबीलों के सरदार हुआ करते थे। और अब ये सरदारी ठाकुर वैभव को मिली थी, जो एक बहादुर कबीले से संबंध रखता था। वो देवताओं जैसा रूप रखने वाला बहुत जालिम सरदार था। मुजरिम को सख्त से सख्त सजा देता था कि उसकी 7 पुश्तें भी याद करती थीं। और अब तो मामला उसके अपने सगे भाई का था, उसकी जान का, जिसे उसकी आंखों के सामने से दूर कर दिया गया था। अब वैभव ठाकुर चुप तो कभी नहीं बैठने वाला था। वो लंबे लंबे डग भरता हुआ अपनी गाड़ी तक आया था और एक झटके से गाड़ी को रिवर्स करता हुआ गाड़ी डेरे की ओर मोड़ ली थी।
जहां उसके भाई की मुजरिम अभी भी अपनी जिंदगी की सांसें ले रही थी। पीछे पीछे उसके गार्ड्स भी अपनी गाड़ियों में आ रहे थे। गाड़ी डेरे पर रोकते ही वो सीधा तहखाने की ओर बढ़ा था। कांपते हाथों से शिखा ने अपने गन का रुख आने वाले की ओर किया था, जबकि अपनी तरह जगह से वो हिल भी नहीं सकी थी। आने वाला कौन था, वो ये बात बहुत अच्छे से जान गई थी और अंदर ही अंदर उसका दिल बुरी तरह सहमा हुआ था। उसकी हिरनी से सुनहरी रंगत वाली आंखें इस वक्त और भी ज्यादा चमक रही थीं, जिनमें एक अजीब सी कशिश थी। वैभव ने तहखाने का दरवाजा खोला तो एक रोशनी पूरे कमरे में भर गई थी। सामने खड़ी लड़की उसे इस तरह गन ताने देखकर उसके लबों पर एक जख्मी सी मुस्कान आई थी, जबकि शिखा को पहले से मालूम था कि ये वैभव ठाकुर ही होगा। इसके बावजूद भी वैभव ठाकुर को अपने सामने देखकर उसके हाथ बुरी तरह कांपने लगे थे। डर के मारे उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और वो जमीन पर बैठती चली गई थी। वैभव ठाकुर भी बिल्कुल उसके सामने बैठता उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। काली सिहा आंखें इस वक्त सुनहरी आंखों में पिघल कर एक अलग ही चमक पैदा कर रही थीं, जबकि शिखा के हाथ अब भी लगातार गन पर कांप रहे थे। वैभव उसके करीब हुआ तो शिखा दीवार से सटकर खिसक गई। खबरदार, खबरदार जो मेरे पास आए सरदार, मैं तुम्हें भी मार दूंगी, जैसे जैसे तुम्हारे भाई को मारा। वो जैसे उससे भी ज़्यादा खुद को यकीन दिला रही थी। चलाओ चलाओ, वैभव ने दांत भींचते हुए बेखौफ होकर उसके बहुत करीब आते हुए उसकी गन का रुख अपने सीने पर किया। चलाओ ना, अब खामोश क्यों हो? वही ठंडा और बर्फ जैसा लहजा। शिखा का पूरा जिस्म डर के मारे कांपने लगा था। चलाओ, मैंने कहा चलाओ गोली, क्योंकि अब भाई के जाने के बाद जिंदगी जीने की उमंग मेरे अंदर से ख़त्म हो चुकी है। जिन हाथों से मेरे भाई को, उन्हीं हाथों से मुझे भी मौत की नींद सुला दो। हो सकता है मेरे मरने के बाद तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी मिल जाए। अगर मैं जिंदा रहा तो भूल जाओ कि तुम कल का सूरज भी देख सकोगी। वो ऊंची आवाज़ में दहाड़ा था। कांपते हाथों से शिखा ने कब ट्रिगर पर दबाव डाला, उसे खुद ही पता नहीं चला। उसने अपनी आंखें कसकर मींच ली थीं, पर गोली नहीं चली। हाँ, गोली नहीं चली थी। शिखा की सांसें गहरी हो गई थीं। कहर बरसाती नज़रों से वैभव ने उसे अपने सामने खड़ा किया और उसके हाथ से छीन ली। वो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने गोली चलाई भी थी। उसने अपने हाथों को देखा, फिर सहमकर और घबराकर वैभव की ओर देखा। इसे चलाने से पहले इसका लॉक खोलते हैं। वो उसका लॉक खोलते हुए उसे बिना पलके झपकाए देख रहा था और फिर इसे ऐसे चलाते हैं। देखते ही देखते वैभव ठाकुर ने सारी की सारी दाईं तरफ दीवार पर चला दी थी। शिखा की चीखें बुरी तरह निकल गई थी। वो बुरी तरह कानों पर हाथ रखे चीखती हुई वैभव के सीने से लग गई। ये सब एक अनजाने से डर का असर था। वो बहुत बुरी तरह से डर गई थी और उसके सीने से लगी बुरी तरह चीखने लगी। वैभव ने उसकी कलाई से थाम कर उसे खुद से दूर धकेला और अगले ही पल उसके बालों को गर्दन के पीछे से पकड़कर खींचते हुए उसका चेहरा अपने सामने किया। कहाँ है तुम्हारा भाई? उसके सवाल पर शिखा के होश उड़ गए। नहीं, मैंने किया था वो सब कुछ। मेरे भाई का क्यों पूछ रहे हो? शिखा ने कांपते लहजे में कहा। अगर तुम बता दो कि तुम्हारा भाई कहाँ है तो यकीन मानो बहुत आसान सजा दूंगा उसे, वरना वैभव ठाकुर के कहर से तो पूरा इलाका थर थर कांपता है। नहीं नहीं, उसने कुछ नहीं किया। मैं हूँ तुम्हारे भाई की मुजरिम। सरदार वैभव ठाकुर, मुझे सजा दो। लेकिन मेरे भाई को नहीं, वो मासूम है, उसने कुछ नहीं किया। उसकी बातों से वैभव के पूरे वजूद में एक आग सी लगी थी। मासूम? मेरा कुणाल भी मासूम था, लेकिन मैं इतना ही जालिम और बेरहम हूँ। ढूंढ तो मैं लूँगा, चाहे पाताल में ही क्यों ना छुप जाए वो भगोड़ा, लेकिन वैभव ठाकुर के कहर से नहीं बच पाएगा। उसके किए की ऐसी सजा दूंगा कि मौत की भीख मांगेगा और मौत भी नहीं मिलेगी। वो उसके बालों को जोर से दबोचते हुए कहर बरसाती और नफरत भरे लहजे में बोल रहा था। आप मुझे सजा दें, लेकिन मेरे भाई को छोड़ दें। दर्द की लहरें उसके पूरे सिर में उठ रही थीं। सजा तो तुम्हारी भी बनती है, अपने भाई को मौके से भगाने की। और वैभव ठाकुर किसी की छोटी सी गलती भी माफ़ नहीं करता, और ये तो बिल्कुल भी नहीं। उसने उसे जोर से धक्का दिया था कि वो लड़खड़ाकर दीवार के साथ जा लगी। उसका सिर दीवार से बुरी तरह टकराया था तो माथे पर गहरा घाव आया था। माथे से खून गिरता अब उसकी कनपट्टी पर बहने लगा था, लेकिन वो अपने होश संभालती वैभव की ओर मुड़ी थी। मेरे भाई को कुछ मत कहना वैभव ठाकुर, मैंने खुद को इस सज़ा के लिए चुन लिया है। जो भी सज़ा दोगे उफ तक नहीं करूँगी, चुपचाप सह लूँगी।
लेकिन मेरे भाई की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। वो ऊंची आवाज में वैभव को धमकाते उसके गिरेबान को थामे उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलती चली गई थी। शिखा के कॉलर को थामे देख वैभव ठाकुर का जी चाहा कि थप्पड़ों से उसका चेहरा लाल कर दे, लेकिन उसकी हालत अभी ऐसी नहीं थी कि वैभव के एक थप्पड़ को भी सह सके। वैभव ने उसे पीछे दीवार की ओर धकेलते हुए उसकी दोनों कलाइयों को एक साथ दीवार पर लगाया था और कसकर पकड़ लिया। दूसरे हाथ से उसके जबड़े को जोर से दबोचा कि शिखा सिसक उठी। आइंदा मेरे गिरेबान पर हाथ डाला तो ये हाथ अलग कर दूंगा और ये जुबान चलाई तो इसे भी कुत्तों के आगे फेंक दूंगा, समझी तुम? उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसों की तपिश छोड़ता हुआ वो उसे वहीं धक्का देकर बाहर निकल गया था, जबकि तहखाने का दरवाजा एक बार फिर बंद हो गया था। शिखा ने एक दर्द भरी सिसकी ली थी। उसे बार बार बस किशोर की ही चिंता हो रही थी। नहीं, मेरे भाई किशोर को कुछ मत करना जालिम ठाकुर, वो मासूम है, उसने कुछ भी नहीं किया है, उसे कुछ मत कहना। गुनहगार वो नहीं, मैं हूँ। तुम्हारे भाई के गुनहगार को मारना चाहते हो ना, तो मुझे मारो, मेरे भाई को कुछ मत कहना। वो दरवाजे को बुरी तरह पीटती जा रही थी, लेकिन उसकी फरियाद सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था, क्योंकि सरदार वैभव तो न जाने कब का तहखाने से निकल चुका था और तहखाना फिर से अंधेरे में डूब चुका था। वो दर्द की शिद्दत से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी थी और कब उसकी आंखें बंद हो गईं उसे खुद भी पता नहीं चला। पूरा इलाका छान मारा है, लेकिन ना तो वो मिला है और ना उसकी माँ। विष्णु ठाकुर ने फोन पर वैभव ठाकुर को खबर दी थी। वो अभी अभी नहाकर बाहर निकला था, काला ट्राउजर पहने और ऊपर सफ़ेद सैंडो, अपने भीगे बालों को तौलिए से रगड़कर सुखा रहा था। मुझे वो हर हाल में चाहिए। कैसे इतने कम वक्त में वो गायब हो सकता है? ढूंढो उसे। सुबह का सूरज निकलने से पहले वो मुझे मेरे डेरे पर मिलना चाहिए, विष्णु ठाकुर। वैभव ठाकुर फोन पर ही ऊंची आवाज में दहाड़ा था। ठाकुर साहब। अचानक से मयूरी दरवाजा खोलते हुए घबराई हुई वैभव के कमरे की तरफ आई थी और बेधड़क दरवाजा खोल गई, लेकिन वैभव को देखकर वो तुरंत अपना चेहरा फेर गई। वैभव ने पलटकर उसे देखा। क्या आफत आन पड़ी है? दस्तक देकर नहीं आ सकती थी? वो आगे बढ़ते हुए शर्ट पहनता, माथे पर बल डालता बोला, ठाकुर साहब माफ़ कीजिएगा, वो ठकुराइन जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है अचानक, बस इसीलिए मैं जल्दबाजी में दौड़ी हुई। मयूरी ने नजरें झुकाए कहा, माँ? माँ को क्या हुआ? वो बिना जूते पहने ठकुराइन जी के कमरे की ओर भागा था, जहाँ वो बिस्तर पर अर्ध बेहोशी की हालत में थी। वैभव ने 1 मिनट की देरी किए बिना उन्हें अस्पताल पहुंचाया। शुक्र मनाइए आप इन्हें समय पर ले आए, वरना इनका ब्लड प्रेशर बेहद खतरनाक हद तक बढ़ चुका था। ऐसी हालत में कोई अकेला हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, ख्याल रखिए इनका। डॉक्टर वैभव को तसल्ली देकर जा चुका था, जबकि अचानक ही उसकी आंखों के सामने शिखा का चेहरा घूम गया। वो खून में लथपथ थी, उसके माथे पर गहरी चोट आई थी। वो ऐसे ही जख्मी हालत में उसे तहखाने में छोड़ आया था। अगर उसे कुछ हो गया तो, मेरी वजह से उसकी जान चली गई तो? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। उसकी आंखों के सामने फिर से शिखा का वो खून भरा चेहरा लहराया था और वो पल याद आने लगे जब उसके सर से खून बहता हुआ उसकी कनपट्टी से होता हुआ उसके कंधों पर फैल रहा था और फिर कंधों से होता हुआ उसके सफ़ेद कुर्ते को भिगोता चला गया था। धीरे धीरे वैभव ठाकुर को एहसास हुआ कि शिखा को कुछ ज़्यादा ही चोट लगी थी, कि इतना ज़्यादा खून, और एकदम से शिखा की वो हालत याद करते हुए उसका दिल बुरी तरह धड़क उठा था। लेकिन अगले ही पल उसने अपने इन नरम जज्बातों को थपक कर सुला दिया था। मुजरिम है वो मेरे भाई की, सज़ा तो उसे ज़रूर मिलेगी, लेकिन वो सज़ा मैं तय करूँगा, उसे इस तरह मरने नहीं दूंगा। दोस्तों, ये कहानी का पहला भाग है। कहानी के दूसरे और आखिरी भाग को सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। कहानी का दूसरा और आखिरी भाग कल इसी समय पर इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। कहानी का ये भाग अब तक आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले और आखिरी भाग के साथ कल इसी समय पर।